नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब श्रृंखला पे पुनः आपका स्वागत है। हम बात करते हैं आज तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। देखो कोर्ट की जो प्रोसीजर है उसमें स्पष्ट नियम है कि प्रोसिक्यूशन द्वारा, और साक्ष्य विधि का एक गोल्डन नियम भी है, गोल्डन रूल है कि संदेह से पहले साबित किया जाना। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें धारा 56, धारा 57, धारा 58 में दिया गया है कि किन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। न्यायिक अपेक्षा जुडिशल नोटिस, धारा 56 कहती है कि जिस तथ्य की न्यायालय को स्वयं जानकारी होनी चाहिए उसे साबित करना आवश्यक नहीं। न्यायिक अपेक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी तथ्य के बारे में यह उपधारणा की जाती है कि जज साहब उसे जानता है और उनकी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी साक्ष्य से कम नहीं है। वह उस जानकारी को मामला तय करने के लिए प्रयोग कर सकता है। ये कहना बेकार होगा, विशेषकर युद्ध के समय में, कि न्यायालय ये नहीं जानता था कि रक्षा मंत्री कौन था और उसके हस्ताक्षर कैसे थे। न्यायालय इस बात को भी न्यायिक रूप से जानेंगे कि देश का राजनीतिक संविधान तथा सरकार का ढांचा क्या है। दो राज्यों के बीच पानी विवाद के बारे में उच्चतम न्यायालय ने इस बात की न्यायिक संसूचना ली कि दोनों राज्यों में भिन्न भिन्न राजनीतिक मतों की सरकार थी। जितने भी विवादक तथ्य अथवा सुसंगत तथ्य हैं उन सभी को मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस नियम के दो अपवाद हैं। पहला, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्यों का, अर्थात जिस तथ्य की न्यायालय को स्वयं जानकारी होनी चाहिए उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यदि न्यायालय किसी तथ्य के बारे में जानकारी रखने के लिए बाध्य है तो पक्षकारों पर उसे साबित करने का बोझ नहीं लादा जा सकता। ऐसे तथ्य की जानकारी रखना न्यायालय का अपना न्यायिक कार्य है। जैसे न्यायालय देश की विधि की जानकारी रखने के लिए बाध्य है। जिन तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करने के लिए बाध्य है उनकी सूची धारा 57 में दी गई है। इसी प्रकार जिन तथ्यों को पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया है उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक्सेप्शन धारा 56-57 में दिया गया है और सेकंड एक्सेप्शन धारा 58 में दिया गया है। इस तरह धारा 57 में एक सूची दी गई है कि किन विषयों पर न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। पहले तो बात करते हैं कि न्यायिक अपेक्षा क्या है। मीनिंग ऑफ जुडिशल नोटिस, न्यायिक सूचना प्राप्त करना। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं कि उनके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे सर्वविदित होते हैं। ऐसे ही तथ्यों को न्यायिक अपेक्षा कहते हैं। ऐसे तथ्य जिनकी न्यायिक संसूचना न्यायालय को होती है उन्हें प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन तथ्यों का वर्णन धारा 57 में किया गया है न्यायाधीश स्वयं उनको जानने की कोशिश करेगा, उसमें वह पक्षकार को साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अब बात करते हैं धारा 57 में फैक्ट ऑफ दिस कोर्ट मस्ट टेक जुडिशल नोटिस। जिन चीज़ों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, जैसे पहला, इसमें भारत की राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित समस्त विधियाँ, मतलब भारत राज्य क्षेत्र में जितनी भी विधियाँ प्रचलित है उसकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित या तत्पश्चात पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक एक्ट तथा वे समस्त स्थानीय और पर्सनल एक्ट जिनके बारे में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने निर्दिष्ट किया है कि उनकी न्यायिक अपेक्षा की जाए। उसके बाद आता है भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली, अर्थात अगर भारत देश और किसी दूसरे देश के बीच युद्ध होता है तो तीनों सेनाओं की युद्ध की नियमावली क्या है, इसकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय करेगा। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट की, भारत के संविधान सभा की, संसद की तथा किसी प्रांत या राज्यों में तत्समय प्रवर्तित विधियों के अधीन स्थापित विधानमंडल की कार्रवाई का अनुक्रम,
इसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्पश्चात प्रभु का राज्यारोहण और राज्य हस्ताक्षर। यहाँ दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु का राज्यारोहण और राज्य हस्ताक्षर, क्योंकि भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 का बना हुआ है और उस समय भारत इंग्लैंड का उपनिवेश राष्ट्र था, इसलिए ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राज्यारोहण और राज्य हस्ताक्षर के बारे में न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती थी, क्योंकि उस समय के न्यायाधीश उपनिवेश राष्ट्र के न्यायाधीश थे, इसलिए इसको भारत सरकार ने भी हटाया नहीं है, इसलिए इनकी न्यायिक अपेक्षा की बात की गई है। इसके बाद आते हैं वे सब मुद्राएं जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करते हैं। भारत में क्या सब न्यायालय की और केंद्रीय सरकार या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित सब न्यायालय की मुद्राएं, नवाधिकरण और सामुद्रिक अधिकारिता वाले न्यायालय की और नोटरीज पब्लिक की मुद्राएं, और वे सब मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान का, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के किसी एक्ट या भारत में विधि का बल रखने वाले अधिनियम या विनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत। इसके बाद आता है पब्लिक ऑफिसर। किसी राज्य में किसी लोक पद पर तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत्य और हस्ताक्षर, यदि ऐसे पद पर उसकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो। मतलब अगर किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट भारत सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र पर अधिसूचित द्वारा किया जाता है, तो उस पद पर आरूढ़ व्यक्तियों के बारे में पदारोहण, उसका नाम क्या होगा, उसकी उपाधि क्या होगी, उसके एक्ट क्या होंगे, उसके सिग्नेचर क्या होंगे, इन सब की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। इसके बाद बात आता है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज। इसके बाद समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास और अवकाश के दिन। ये देखना न्यायालय का कार्य है कि आज अवकाश या नहीं, लोक उत्सव का प्रोग्राम है या उत्सव है, ये सब शासकीय राजपत्र पर अधिसूचित होंगे, उन्हीं की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। इसके बाद बात करते हैं भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र। जैसे भारत सरकार या भारत देश द्वारा, भारत सरकार द्वारा कोई क्षेत्र एक्वायर किया जाता है, तो उस क्षेत्र की न्यायिक अपेक्षा जुडिशल नोटिस न्यायालय रखेगा। इसके बाद भारत सरकार और अन्य किसी राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारंभ, चालू रहना और पर्यवसान। मतलब भारत सरकार और किसी अन्य राज्य या व्यक्तियों के बीच कोई संघर्ष चल रहा है तो उसकी भी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। इसके बाद आता है न्यायालय के सदस्यों और ऑफिसर के तथा उनके उपपदीय और अधीनस्थ ऑफिसर और सहायकों के और उनकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब ऑफिसर के भी तथा सब अधिवक्ताओं, अटॉर्नियों के, प्रोक्टरों के, वकीलों के, प्लीडरों और उनके समक्ष उपस्थित होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम, इन सब की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। और अंत में है भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम। मतलब अगर कोई ऐसे नियम बने हुए हैं कि किस तरह चले जाएगा, तो इन सब नियमों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। इन सब के अतिरिक्त इन सभी मामलों में तथा लोक, इतिहास, साहित्य, विज्ञान, कला के सब विषयों में भी न्यायालय एप्रोप्रिएट निर्देश, पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा। यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने की किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो यदि और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश न कर दे जिसे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति न्यायालय से अपेक्षा करे कि न्यायालय अमुक तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करे, तो उस व्यक्ति को वो दस्तावेज पेश करने होंगे जिसमें स्पष्ट होगा कि न्यायालय को उस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। इसके बाद ये सूची अंतिम नहीं है। जिन विधियों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा कर सकता है उसकी अंतिम सूची नहीं बनाई जा सकती। टेलीग्राफ द्वारा संचारण संभव है, ये एक आविष्कार है जिसकी न्यायिक अपेक्षा करनी होती है। इसके बाद बात करते हैं धारा 58 की।
जो कहता है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्ष्य नहीं देता। स्वीकृति ये औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है। स्वीकृतियाँ सामान्यतः दो प्रकार की होती है। औपचारिक का मतलब न्यायिक स्वीकृति, अनौपचारिक का मतलब न्यायोत्तर संस्वीकृति। न्यायोत्तर संस्वीकृतियाँ वे स्वीकृतियाँ हैं जो मुकदमे के अभिलेखन में नहीं होती है, उनका अन्य साक्ष्य के समान साबित करना अपेक्षित है। न्यायोत्तर स्वीकृतियाँ मुकदमे के पहले पक्षकार द्वारा मौखिक या लिखित रूप में न्यायालय के बाहर किसी व्यक्ति से की जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि धारा 58 का उद्देश्य क्या है। धारा 58 किसी दस्तावेज को उसके लेखक या दूसरे हाशिए के गवाहों की परीक्षा या बयान द्वारा अथवा कोई दस्तावेज किसी अन्य तरीकों द्वारा साबित करने के औपचारिक सबूत से अभिमुक्त करने का नियम निर्धारित करती है। जब दस्तावेज का निष्पादन उस पक्षकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है जिसके विरुद्ध उसका प्रयोग करना चाहा गया है। इस धारा का उद्देश्य किसी दस्तावेज के निष्पादन से संबंधित स्वीकृति को केवल उसके औपचारिक सबूत के विकल्प के रूप में प्रयोग करना है और न कि ऐसी स्वीकृति का प्रयोग विधि के अन्य उपबंधों का जो ऐसे दस्तावेजों के प्रयोग को निषेध करते हैं उन्हें रोकने के लिए करना है। स्टाम्प एक्ट की धारा 35 में विधि का ऐसा ही उपबंध है कि एक बिना स्टाम्प या अपर्याप्त रूप से स्टाम्प लगाया गया दस्तावेज का प्रयोग न तो साक्ष्य में किया जाता है और न ही उस पर कार्य ही किया जा सकता। स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा। धारा 58 केवल न्यायिक स्वीकृति के बारे में उपबंध है। न्यायिक स्वीकृति केस की कार्रवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा की जाती है, जबकि न्यायोत्तर स्वीकृति मुकदमे के पहले पक्षकारों द्वारा मौखिक या लिखित रूप से न्यायालय के बाहर किसी व्यक्ति से की जाती है जो केस के अभिलेख पर नहीं प्रकट होती। न्यायिक स्वीकृति केस में किए जाने के कारण जो पक्षकार उन्हें करता है उस पर पूर्ण रूप से बाध्यकारी होता है तथा सबूत का अतिजय निर्मित होता है। वे पक्षकारों के अधिकारों का आधार हो सकती है। स्वीकृतियाँ स्वीकृत तथ्यों का निश्चयात्मक साक्ष्य होती है, चाहे उसमें विबंध अवश्य उत्पन्न होता है। इसलिए धारा 58 ये भी कहती है कि न्यायालय को स्वीकृत तथ्यों का अन्य साक्ष्य मांगने का विवेकाधिकार होगा। ये विवेकाधिकार न्यायालय का होता है और इसलिए न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को बिना किसी अन्य साक्ष्य के सही मानकर निर्णय देने से वर्जित नहीं है। इसी प्रकार स्वीकृतियाँ कब साबित करना आवश्यक नहीं है। जैसा कि धारा में प्रयुक्त की गई भाषा में स्पष्ट है कि ऐसे तथ्यों को, इससे पहले बताना चाहता हूँ कि स्वीकृति कैसे दी जाएगी। स्वीकृति 3 प्रकार से दी जाएगी। पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई के दौरान तथ्यों को स्वीकार कर लेते हैं। सुनवाई से पूर्व स्वलिखित हस्ताक्षरित सहमति द्वारा, अभिवचनों के नियमों द्वारा। अब अभिवचनों के 6 प्रकार, नियम 6 तरह हैं जिसमें स्वीकृति की जा सकती है। पहला नोटिस द्वारा, दूसरा परिपर्सन द्वारा, तीसरा अभिवचनों द्वारा, चौथा परीक्षा द्वारा, 5वां दस्तावेज के निष्पादन द्वारा और 6ठा जिन दस्तावेजों को पेश नहीं किया गया उनकी उपधारणा द्वारा। न्यायालय अन्य रीति से भी तथ्य को साबित करने के लिए कह सकता है कि अन्य तरीके से भी इनको साबित किया जाए। इस तरह हमने देखा कि धारा 56, 57 और 58 ये उपबंध करती है कि किन तथ्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए और किन को नहीं किया जाना चाहिए। धारा 58 में यह भी है कि बताता है कि अधिवक्ता द्वारा स्वीकृति का प्रभाव। धारा 58 में क्या होगा, जब किसी पक्षकार का अधिवक्ता किसी तथ्य को स्वीकार करता है तो उसे धारा 58 के अंतर्गत साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अधिवक्ता को तभी स्वीकार करेगा जब उसके पक्षकार द्वारा उसको ऑथोराइज किया होगा।